हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और ये टॉपिक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सिंपली जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री द्वारा जो जारी किया गया है उसको हम देखेंगे। और ये किस चीज़ को है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है। अभी तक हमने बहुत सारा चीज़ देखा था। इससे पहले मैंने आपको बताया था बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, फिर ई वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट के लिए क्या रूल्स आए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, बायोमेडिकल का क्या रूल आया है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी हमने देखा था। इसके अलावा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो भी हमने देखा था। इसके 3-4 वीडियोज़ हैं म्युनिसिपल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। आप देखोगे भी, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो पीडीएफ था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई थी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है या एग्ज़ाम में आ सकता है। चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा ये हिंदी में दिया हुआ है और इसका इंग्लिश भी है। ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही देख रहे हैं चीज़ों को, तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हिंदी में क्योंकि वर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं जितने भी, क्योंकि ये कंप्लीट हिंदी दिया हुआ है। आप समझ ही रहे हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नोटिफिकेशन है, जो कि 18 जनवरी 2022 को आया था। ये कब आया था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किस लिए आया था ये इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ से देख लेते हैं ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। ये सारी चीज़ें तो दी हुई हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे। उसमें हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये आर्टिकल 21 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। बेसिकली क्योंकि आप जानते हो कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सब तो पॉलिटी पढ़ते ही हो, बहुत सारा आर्टिकल 21 में क्या चीज़ें दी हुई है, तो उसके तहत ही बहुत सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं। और इसमें देखोगे तो गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 6, 8 और 25 के तहत एक रूल बनाया गया जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि कब आया था 2016 में। और अभी हम देख रहे हैं इसका अमेंडमेंट है, एक्चुअली ये 2022 का जिसे हम देखेंगे। 2022 जो अभी चल ही रहा है, ये अमेंडमेंट है। और ये कब आया है आप देख रहे हो, 18 जनवरी 2022 को ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अमेंडमेंट रूल आया है। तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाए, तो इसलिए एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा हो गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि आया था 2016 में, 18 मार्च 2016 को ये रूल आया था। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद आ जाओ नीचे, इसमें क्या क्या रूल्स दी हुई हैं इसके बारे में देखना ज़रूरी है। प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2021, जो कि आया है कब 2022 में, ये 12 अगस्त 2021 को बनाया गया था। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई थी, जैसे कौन कौन से गाइडलाइंस होंगे और रूल क्या क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी प्रोड्यूसर की, इम्पोर्टर की, और जो ब्रांड ऑनर है। ब्रांड ऑनर कहने का मतलब है कि वो लोग जो प्लास्टिक बनाते हैं या जो प्लास्टिक के पैकेजिंग होती है। बहुत सारे फूड आप जानते हो प्लास्टिक में ही पैक होके आता है, सबसे ज़्यादा तो कुरकुरे, लेज और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, ये सभी की पैकेजिंग देखोगे तो ये सब प्लास्टिक में ही होता है। तो प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर और ब्रांड ऑनर, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दिखाया गया है इस रूल के अंतर्गत, जो कि अमेंडमेंट रूल है 2021 का, जो आया था कब 2022 में। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। इस रूल को हम कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में दी हुई है, कब आया, क्यों आया, किस रूल के अंतर्गत इसको लाया गया है, कितने सेक्शन में लाया गया है, ये सब चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं रूल 3 में कौन कौन सी बातें की गई हैं।
तो इसके अंदर क्लॉज बनाया गया है, क्लॉज AB, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें यहाँ पे बताया गया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है। अब हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पॉर्टेंट है। क्लॉज AB के बाद एक क्लॉज आया है AC, जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात की गई है। मीन्स दैट प्लास्टिक अदर दैन कंपोस्टेबल प्लास्टिक which undergoes complete degradation by biological process under ambient environment, terrestrial or in water condition in a specified time period। मतलब समझ लो बायोडिग्रेडेबल की चीज़ें क्या क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में इसका डिफिनीसन दिया हुआ है, जो हमने पहले जो पढ़ा है। आप म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल की फर्स्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफिनीशंस बताए हैं जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए डिफिनीशंस हैं। तो आप उनको पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। यहाँ पे बात की गई है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। मतलब ये है कि ऐसा प्लास्टिक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिसका डिग्रेडेशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे वो धरती हो या पानी हो, इसीलिए इसको एम्बिएंट इन्वायरमेंट कहा गया है। और एक प्रॉपर टाइम पीरियड होना चाहिए विदाउट लिविंग एनी माइक्रो प्लास्टिक। ऐसा नहीं कि सारा डिग्रेड हो गया लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विजिबल भी नहीं होना चाहिए और माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में भी नहीं बचना चाहिए। टॉक्सिक रेसिड्यू नहीं निकलना चाहिए उससे, जिससे कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़े इन्वायरमेंट के ऊपर। इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड सर्टिफाइड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा कि हाँ ये जो प्लास्टिक है इससे कोई इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं बन रहा है, कोई विजिबल प्लास्टिक इसके डिग्रेडेशन के बाद नहीं बच रहा है, तो वैसे प्लास्टिक को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैसे प्लास्टिक होते हैं, तो वैसे प्लास्टिक जिनका बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोजिशन हो और डिकम्पोजिशन के बाद कोई माइक्रो प्लास्टिक या विजिबल प्लास्टिक नहीं बचता हो, कोई टॉक्सिक रेसिड्यू नहीं बनता हो, ये सारे रूल्स हैं। अब आगे देख लेते हैं। अभी मैंने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ब्रांड ऑनर और बाकी सारी चीज़ों की। तो ब्रांड ऑनर क्या होता है? मीन्स द पर्सन और कंपनी हु सेल्स एनी कमोडिटी अंडर ए रजिस्टर्ड ब्रांड और लेबल और ट्रेडमार्क। ये तो हम वैसे भी समझ रहे हैं। ब्रांड ऑनर मतलब जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो तो उसमें ब्रांड देखते हो कि हम ब्रांड वाले कपड़े पहनते हैं, ब्रांड की, जैसे किलर का या लिवाइस का या फिर ली का, किसी का भी आप पहनते हो तो वो ब्रांड कहलाता है। तो उसका जो ऑनर है या जो कंपनी है जो इस ब्रांड को देती है उसे हम कहते हैं ब्रांड ऑनर। कोई भी कमोडिटी को बेचती है एक रजिस्टर्ड ब्रांड के अंदर या लेबल, जब ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया ब्रांड ऑनर। अब आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, मीन्स यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती है, पूछ सकता है कि एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल का मतलब क्या है। तो मीन्स इसका मतलब है यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जनरेट करने के लिए जब हम प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। जैसे को प्रोसेसिंग इन सीमेंट किल्न्स और वेस्ट टू ऑयल, वेस्ट से ऑयल तैयार करें या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर ले। एज पर इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइन, इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन में इन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर सीमेंट के को प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब क्या कहलाता है? एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। अब देखो इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक मेंशन नहीं है। एग्जाम में इसका मतलब पूछ सकता है कि एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूँगी कि कीवर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो चीज़ें आपको काफ़ी ईजिली याद रहेंगी। यहाँ पे भी आप कीवर्ड याद रखो, प्लास्टिक वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का क्या मतलब होता है? मीन्स ए पर्सन हु इम्पोर्ट्स
प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट विथ प्लास्टिक पैकेजिंग और कैरी बैग और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग और प्लास्टिक सीट, कुछ भी सिंपल सी बात समझ लो, इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट करता हो, तो जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग को इम्पोर्ट करता है उसे हम कहते हैं इम्पोर्टर। आगे देख लो, अगला है प्लास्टिक पैकेजिंग। ये भी मतलब आप समझते हो, प्लास्टिक पैकेजिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, प्लास्टिक का। मीन्स पैकेजिंग मटेरियल मेड बाय यूजिंग प्लास्टिक फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट इन ए वेराइटी ऑफ वेज। प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल वैसे भी आप लोग सब समझते ही हो, एक जगह से दूसरी जगह पे सब्सटेंस को सेफली पहुंचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग। अगला है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर। मीन्स रिसाइकलर्स एंड एंटिटी इंगेज्ड इन यूजिंग प्लास्टिक फॉर एनर्जी इंक्लूडिंग इन को प्रोसेसिंग और कन्वर्टिंग इट टू ऑयल, इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर मतलब है कि वैसा रिसाइकलर जो प्लास्टिक से एनर्जी, ऑयल या फिर कंपोस्ट, इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग तैयार करता हो, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स। आगे देख लो, आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, इसका क्या मतलब हो गया, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय द end use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose। मान लो हमने कोई सब्सटेंस लिया, इसको पैक किया, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। जब यहाँ गया तो इस प्लास्टिक का जो पैकेजिंग था वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया कि कंज्यूमर के द्वारा ये प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। अब इन्होंने कोई सब्सटेंस अगर कहीं पे भेजना है या कहीं रखना है या कुछ ऐसा करना है, तो इस प्लास्टिक को इन्होंने फिर इस्तेमाल कर लिया, तो इसे हम कहते हैं, मतलब इसके बाद ये बेकार हो गया है, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है फिर से किसी प्रोडक्ट के पैकेजिंग में। तो वैसे बेकार जो प्लास्टिक बच गए हैं उन सभी प्लास्टिक को हम कहते हैं पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन भी, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, अच्छे से हम लोग कर पाएँ। तैयारी इसकी बहुत अच्छी होगी तभी जाके हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये एक एक करके हम देखते चलते हैं। अब देखो, पहले तो हमने देख लिया पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। अब देखो प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मीन्स plastic packaging waste generated in the form of reject, discard at the stage of manufacturing of plastic packaging, and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard before the plastic packaging। सिंपल सी बात समझ लो, जब हम पैकेजिंग कर रहे हो तो उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं। मान लो कोई बड़ा सा सब्सटेंस हमें पैक करना है और उसकी जगह पे छोटा प्लास्टिक आ गया, तो वो प्लास्टिक सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसे हम फेंक देते हैं और दूसरा इसकी जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो हमने फेंक दिया है, जो अभी यूज भी नहीं हुआ था, तो उसे ही हम कहते हैं प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, जो कि कंज्यूमर तक नहीं पहुँचा, इसके बावजूद भी वो वेस्ट के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो या तो रिजेक्ट कर दिया गया हो या डिस्कार्ड कर दिया गया हो कि नहीं, ये प्लास्टिक इसके लिए सफिशिएंट नहीं है इस पैकेजिंग के लिए, दूसरा कोई प्लास्टिक ही इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आगे देख लो, अगला है रिसाइकलर्स। रिसाइकलर्स पहले ही हमने देख लिया था, वैसा एंटिटी जो कि प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग में इंगेज्ड है, उसे हम रिसाइकलर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप वैसे भी जानते हो। यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, तो ये है रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है रिसाइकल्ड प्लास्टिक का। अगला टर्म जो है उसे हम कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी, मीन्स यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल याद रखो, वेस्ट टू एनर्जी मतलब एनर्जी जनरेशन के लिए जब हम प्लास्टिक वेस्ट का या किसी भी वेस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो उसे वेस्ट टू एनर्जी कहते हैं। अगला जो टर्म है आगे देख लेते हैं,
इन सब रूल और इन क्लॉज डी अदर वर्ड्स थिकनेस एक्सेप्ट द वर्ड शैल बी इंसर्टेड एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से वर्ड इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर एंड ब्रांड ऑनर शैल फुलफिल extended producer responsibility on plastic packaging waste as per regulation issued under this rule from time to time। जो भी टाइम टू टाइम इसके रूल आते रहेंगे उसको फॉलो करना है। किसको किसको? तो जो प्लास्टिक पैकेजिंग ऑनर है, मतलब जो ब्रांड ऑनर है, या जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्लास्टिक को तैयार कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर प्लस जो इम्पोर्टर्स हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, या ब्रांड ऑनर जिनका वो पैकेजिंग करना है। ठीक है, मान लो कुरकुरे की पैकेजिंग कर रहे हैं, तो प्लास्टिक तो उनका नहीं है लेकिन इसके ऊपर ब्रांड उनका है, तो इसे कहेंगे ब्रांड ऑनर। आगे हम लोग जानते ही हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये सब क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब देखो एक और प्रोटोकॉल बनाया गया है। प्रोटोकॉल क्या क्या है इसके लिए? तो प्रोटोकॉल फॉर कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मटेरियल, ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिग्रेडेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ disintegration of plastic materials shall be as per the protocol of the Indian standard listed in Schedule 1। Schedule 1 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे Schedule 1 के बारे में तो हम नहीं देख रहे हैं, तो सिंपल से समझ लो कि Schedule 1 में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और वो सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं सभी को, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ब्रांड ऑनर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, सभी को वो देखना है। मतलब ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल करना है जो कंपोस्टेबल हो और जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, और इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग तो हम सब लोग जानते हैं, प्लास्टिक सीड्स पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर भी हम लोग सब देख चुके हैं क्या होता है। अब देख लो यहाँ पे रूल्स क्या क्या हैं। इन द सेड रूल, इन रूल 13 क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। तो पहला रूल क्या है? नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर कैरी बैग और रिसाइकल प्लास्टिक और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग अनलेस द पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। कोई भी ऐसे ही पर्सन प्लास्टिक बैग या रिसाइकल प्लास्टिक या मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग नहीं बना सकता है जब तक कि रजिस्ट्रेशन ना किया हुआ हो। कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, अगर स्टेट है तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर यूनियन टेरेटरी है तो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तभी जाके ये बना सकते हैं। या फिर CPCB के द्वारा हो, एक से ज़्यादा स्टेट में अगर हमें काम करना है, अगर मान लो एक ही स्टेट में हम काम कर रहे हैं, सिंपली समझ लो कि अगर हमें सिर्फ बिहार में ही बनाना है, ठीक है, सिर्फ बिहार में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमने लगाई है और हमें मैन्युफैक्चर करना है प्लास्टिक का, या रिसाइकलिंग करना है, या मल्टी लेयर पैकेजिंग करनी है, तो उसके लिए हमें बिहार के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अथॉरिटी या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी जाके हम इसको कर सकते हैं। अगर मान लो हमको बिहार और यूपी दोनों जगह पे करना है, एक जगह से मेरा काम नहीं चल रहा है, दोनों जगह अगर हमें कंपनी बनानी है, तो इसके लिए हमें CPCB से लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि अगर 2 स्टेट में हम अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हैं तो हमें कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरेटरी में अगर काम कर रहे हैं तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी जाके ऐसा हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं या मल्टी लेयर पैकेजिंग कर सकते हैं। अब ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स, ये सब क्या होते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रूल 9(1) में बताया हुआ है
कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कौन कौन से रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी। टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। The registration shall be subjected to every person recycle or processing plastic waste or proposing a recycle or process plastic waste adhering to the regulation for extended producer responsibility issued under 9 as applicable। अब देख लो, जो भी यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से किसको लेना है, तो हर एक पर्सन को लेना है जो रिसाइकलिंग करे या फिर जो, वैसे भी हमने पहले देखा था ऑथोराइजेशन ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। अथॉरिटी कैसे मिलती है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, ऑथोराइजेशन क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं, वहाँ ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब अगला देख लो, इम्पोजिशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन। अगर प्लास्टिक की वजह से एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म हो रहा है तो उसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह का कंपेंसेशन होगा देख लेते हैं। Environmental compensation can be levied based on polluter pays principle. Polluter pays principle on person not adding the provision of this rule. The purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environment pollution. Environment pollution को रोकने के लिए एक इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन देना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट बनाते हो या कोई ऐसी फैक्ट्री आपने लगा रखी है जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा हो या बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा हो जो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाता हो, तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब देखो, एक्शन प्लान एज पर रेगुलेशन नोटिफाइड फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन प्लान पार्ट 1 में बनाया गया है आइटम, अगर यहाँ पे देखोगे तो। और एक्शन प्लान एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, इसके लिए एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है। और ये एक्शन प्लान बनाती है CPCB और वो फिर इम्पोज करती है, इन्हें देती है। जैसे पार्ट ए जो जनरल है कि इम्पोर्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें पार्ट ए में क्या क्या फॉर्म भरना है, ये सब हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हमारे लिए था ये समझना कि ये रूल कब आया था, तो ये 2016 में आया था। इसका अमेंडमेंट 2021 में किया गया था जो कि पब्लिश हुआ जनवरी 2022 में। ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं तो हमें कंपेंसेशन देना होगा। कंपेंसेशन डिसाइड करेगा CPCB कितना देना है, किस एरिया में कितना होगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे देखा जो ये डेफिनेशंस यहाँ दिए हुए हैं वो सब हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर क्या होता है, पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट क्या होता है, प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट क्या होता है, या वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन क्या होता है, रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट क्या होगा, इम्पोर्टर किसे कहते हैं, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल क्या है, ब्रांड ऑनर क्या होता है। ये सभी जो भी डेफिनेशंस हमने देखा है उसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लेकर आया जाए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जब भी वीडियोस आएंगी आपको पता चलता रहेगा। आई होप कि ये आप समझ गए हो। ये हिंदी में भी है, तो जो लोग भी हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको PDF मिल जाएगी, वो आप पढ़ सकते हो हिंदी में। सारी बातें यहाँ पे भी वैसे ही लिखी हुई हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करना, इसमें सह प्रसंस्करण शामिल है। ठीक है,
इसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी हुई हैं, सारा डिफिनेशन। आयातक किसे कहेंगे, तो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों या प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों या कैरी बैगों या बहुपर्तीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीटों या इस पर की अन्य सामग्रियों का आयात करता हो उसे हम आयातक कहते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग का अर्थ है विभिन्न तरीकों से सुरक्षा, संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए प्लास्टिकों का प्रयोग करके बनाई गई पैकेजिंग सामग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ भी सेम चीज़ें दी हुई है, हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मैक्सिमम जो चीज़ें देखोगे वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, क्वेश्चन भी इंग्लिश में रहेगा, तो इसलिए आप इंग्लिश में पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको हिंदी में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में ही इन सभी का वीडियो लेकर आया जाए। नेक्स्ट डे हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारी क्लासेस, जहाँ पे छूटी थी वहाँ से पढ़ना। सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे थे हम, इससे पहले 5-6 वीडियो सॉलिड वेस्ट के ऊपर आ चुकी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आगे वीडियो कल से आती रहेंगी, रेगुलर शाम 7 बजे वीडियोज़ आएगी और सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।